बच्चों लोग, लास्ट क्लास में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट किए थे, उस चैप्टर में हम लोग उसको डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो मेटलर्जी का मोटो क्या होता है तो आपको हम बता चुके हैं। मेटलर्जी का मोटो क्या होता है कि हम लोग को मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है, यानी मेटल को निकालना होता है। ठीक है, तो उसका कुछ स्टेप्स होता है। तो मैं बता चुका हूँ कि हम लोग मेटल को निकालने के लिए हम लोग ओर का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग मेटल कहाँ से निकालते हैं तो हम लोग ओर से निकालते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होता है कि ओर को पहले हम क्या करते हैं, पहले उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, यानी उस स्टेप को बोला गया है पुलवराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ताकि ओर के पार्टिक यानी जो मेटल है यानी जो मिनरल है ओर आपके पास है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देना। ठीक है, ओर क्या है, ओर बेसिकली जहाँ से मेटल निकाल सकते हैं। तो ओर बेसिकली क्या होता है, जब माइनिंग करके जहाँ माइनिंग होता है तो बड़ा बड़ा पत्थर होता है। ठीक है, तो और क्या होता है, और को माइनिंग करके निकालते हैं। ठीक है माइन का मतलब उसमें बड़ा बड़ा पत्थर के फॉर्म में होगा, तो उस बड़े बड़े पत्थर को हम लोग ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुलवराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पोलराइजेशन प्रोसेस मतलब क्या करें, हम और के बड़े पार्टिकल को यानी बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको हम क्रश एंड ग्राइंडिंग करके उससे छोटे पार्टिकल में चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद हमको मिलता है फाइनली डिवाइडेड ओर मिलता है। ठीक है, अब इस ओर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होता है। इम्प्योरिटी किसको बोलेंगे, जो मेरे लिए डिजायरेबल नहीं होता है, मतलब मेरे को जो नहीं चाहिए वो मेरे लिए इम्प्योरिटी हो गया। अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे ओर में जिंक जिंक है और साथ में कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि इसमें आयरन है, और आयरन मेरे को नहीं चाहिए, आयरन मेरे को नहीं चाहिए। तो जो मेरे को नहीं चाहिए हो जाता है इम्प्योरिटी, जो मेरे को नहीं चाहिए हो जाता है इम्प्योरिटी। आयरन हो गया सिलिका सैंड, ऐसा ही हो। सिलिका बहुत जनरल इम्प्योरिटी होता है, कहीं भी आप जाओगे पत्थर निकालोगे तो कुछ ना कुछ सैंड उसमें रहेगा। ठीक है, सैंड रहेगा, डस्ट रहेगा, सॉइल मिट्टी रहेगा। ठीक है, तो ये सब इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है। तो आपके और पार्टिकल में यानी आपको जहां से मेटल निकालना है, तो मान लेते हैं कि जिंक आपको चाहिए, तो जिंक इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट अगर होगा, मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट का आपके पास पत्थर मिल गया आपको, यानी और मिल गया। तो साथ में अगर आयरन होगा और SiO2 होगा, ये सब क्या होगा, ये सब आपके लिए इम्प्योरिटी हो गया। ठीक है, अब इम्प्योरिटी को मेटलर्जिकल लैंग्वेज में बोला जाता है गैंग। क्या बोला जाता है, गैंग। ठीक है, इम्प्योरिटी को बोला जाता है गैंग इन टर्म्स ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होता है कि इस ओर में से क्या करते हैं, हम उस इम्प्योरिटी को हटाते हैं, उस इम्प्योरिटी को हटाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। क्या बोला गया, चलो बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस, या बोला गया है ड्रेसिंग, या बोला गया है बेनिफैक्शन। ठीक है, टर्म्स होता है ज्यादा, जो डेली मतलब ज्यादा जो यूज होगा वो टर्म यूज होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो आप लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा याद, इसको याद रखना। तो इन जनरल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ये टर्म आपका यूज होता है जनरली। ठीक है, ये ध्यान देना। तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन हमको जो और पार्टिकल मिलता है उसमें इम्प्योरिटी हम हटा चुके हैं। ठीक है, उसमें हम इम्प्योरिटी हटा चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर। क्या बोलते हैं चलो, कॉन्सेंट्रेटेड ओर बोलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को आफ्टर कंसंट्रेशन क्या मिल जाता है बच्चों लोग, कॉन्सेंट्रेट ओर मिल जाता है। ठीक है, इस ओर का मतलब इसमें हम इम्प्योरिटी निकाल चुके हैं, इम्प्योरिटी निकाल चुके हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या बोला गया था, तो अगला स्टेप हम लोग बोलते हैं कि इस ओर से यानी ओर क्या है, ओर बेसिकली एक कंपाउंड होता है, यानी मेटल जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओर बेसिकली कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड होगा या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होगा जहाँ पे मेटल एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसको निकालना होता है हमको। ठीक है, तो अगले स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, यानी वहां से हमको मेटल निकालना होता है। क्यों रिडक्शन क्यों बोलते हैं, क्यों होता क्या है कि मेटल आप जानते हो मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो अगर हम बात करते हैं मेटल का, तो ध्यान देना मेटल जनरली कंपाउंड कैसे बनाएगा, तो मेटल जनरली कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो मेटल जब भी कंपाउंड बना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करके कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा, मेटल होगा अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो अगर आपको मेटल चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ओर लोगे तो ओर में मेटल का जो स्टेट है ऑक्सीडाइज फॉर्म में अवेलेबल है वो। ठीक है,
तो वहां से हमको मेटल निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, तो अगला स्टेप होगा रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, अब ध्यान देना, रिडक्शन प्रोसेस होता है या तो आप डायरेक्ट रिड्यूस कर दो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडक्शन। ठीक है, या तो होता है कि रिडक्शन से पहले जो आपका ओर है उसको चेंज करते हैं ऑक्साइड में। कहाँ चेंज करते हैं, ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड में चेंज करने का तरीका होता है या तो उसको हम कैल्सिनेशन करते हैं या तो रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग का मोटो क्या होता है, उसको उसके ऑक्साइड में चेंज करना है। अब ऑक्साइड में चेंज करने का लॉजिक क्या होता है मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो वंस मेटल ऑक्साइड पहुंच जाओगे तो फिर वहां से हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन करने का तरीका क्या बोले, या तो आप डायरेक्ट रिड्यूस कर दो या फिर बिफोर रिडक्शन हम उसको ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं इसका लॉजिक आपको हम आगे बताएंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम आगे सीखेंगे कि हम कार्बन का यूज करके करके मैक्सिमम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे कार्बन का यूज किया जाता है, और कार्बन का यूज कर जब भी हम यूज करते हैं तो रिडक्शन करने के लिए अगर ऑक्साइड फॉर्म होगा तो मेरे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा तो रिडक्शन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हम सोचते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपको मेटल मिलता है वो 99% प्योर होता है, यानी आफ्टर रिडक्शन जो आपको मेटल मिलेगा वो 99% प्योर होगा। ठीक, तो अगर 99% प्योर होगा तो इस मेटल को हम बोलते हैं इम्प्योर मेटल। मतलब इसमें 1% इम्प्योरिटी है इसलिए उसे बोला जाता है इम्प्योर मेटल। ठीक है, मेरा मोटो क्या होता है, इस इम्प्योर मेटल से मेटल को फर्दर प्योरीफाई करना है और जो प्योरिटी लेवल है उसको लेके जाना है 99.99% पे। तो अभी आपका मेटल जो मिला है आपको वो 99% प्योर है, उसके प्योरिटी लेवल को हमको पहुंचाना कहाँ पे है, हमको पहुंचाना है 99.99% पे हमको पहुंचाना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यानी आपका इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में जो कन्वर्ट करने का स्टेप होता है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, तो ब्रीफ ओवरव्यू हुआ इस चैप्टर का जो जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस को पूरा कवर कर चुके हैं, तो रिफाइनिंग अपना कवर हो चुका है। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो आज की क्लास का मोटो अपना रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इसको हमको सीखना है। तो आज का पूरा क्लास डेडिकेटेड रहेगा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो चलते हम लोग कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है जी, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का ही मेटलर्जिकल टर्म होता है गैंग। ठीक है, रिमूवल ऑफ गैंग और इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर पार्टिकल इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान दोगे, इस कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस का कुछ फिजिकल मेथड होता है और कुछ केमिकल मेथड होगा, कुछ केमिकल मेथड होगा। केमिकल मेथड के नीचे लिखा होगा लीचिंग। ठीक है, एक टर्म लिखा होगा लीचिंग, मतलब लीच करना, लीच आउट करना, चीज़ों को रिमूव करना। ठीक है, इसको हम आगे समझा देंगे। तो केमिकल मेथड बेसिकली अप्लाई करते हैं हम लोग सिल्वर, गोल्ड या एल्युमिनियम के और पार्टिकल्स में अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान देना, जो फिजिकल मेथड होता है तो पहले हम लोग फिजिकल मेथड कवर कर लेते हैं। तो फिजिकल मेथड ध्यान देना, इसको 1 बाय 1 कवर मैं करता हूँ आपके लिए। तो ध्यान दोगे, फिजिकल मेथड में एक मेथड होता है ग्रेविटी सेपरेशन, जहाँ पे हम ग्रेविटी का यूज करते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन और एक मेथड होता है फ्लोथ फ्लोटेशन। ठीक है, इन तीनों मेथड में आपका जो फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी मेथड को हम देख के हम लोग लास्ट में मूव करते हैं फिजिकल में फ्लोथ फ्लोटेशन मूव करेंगे, और उसके बाद जब फिजिकल सारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल मेथड। ठीक है, अब ध्यान दोगे, तो सबसे पहले देना ग्रेविटी सेपरेशन में करते क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन में करते क्या है। तो
ग्रेविटी सेपरेशन जो बेस्ड होता है वो डेंसिटी डिफरेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन डेंसिटी डिफरेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। और जनरली इसको अप्लाई करते हैं कार्बोनेट या और ऑक्साइड ओर के लिए, ठीक है। इसमें करते हैं क्या हम लोग, तो इसके अंदर दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, जूनियर क्लास में एक टर्म आप लोग पढ़े होंगे, 7-8 क्लास के साइंस बुक में आप लोग पढ़े होंगे, एक टर्म होता है विनोइंग। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका पाउडर जो छोटा पार्टिकल्स होता है उसको हाइट से आप नीचे गिराओ, ठीक है। एक हाइट से आप नीचे गिराओगे, तो हाइट से नीचे गिराओगे तो क्या होगा, और एयर का करंट फ्लो कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो होता क्या है, जो लाइटर लाइटर पार्टिकल होता है वो दूर कलेक्ट होगा, और जो हैवियर पार्टिकल होगा वो पास में कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसका यूज नॉर्मली क्या क्या है, आप लोग पढ़े होगे जूनियर क्लासेस में, राइस के पार्टिकल से हस्क को निकालने के लिए, हस्क जो होता है ना उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता था। वो काम यहाँ भी करेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास पाउडर मतलब ओर का फाइन पार्टिकल्स है, तो होता है क्या है कि जनरली ओर का पार्टिकल हैवी होता है, उसमें जो डस्ट होगा वो हल्का होता है, ठीक है। तो ऊपर से जब उसको हम एक ऊंचे हाइट से नीचे की तरफ जब उसको फॉल करवाते हैं, तो जो लाइटर और एक एयर का जो करंट रहेगा, तो लाइटर पार्टिकल दूर हो जाएगा और हैवी पार्टिकल पास में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं, इसमें भी हम ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं, ठीक। सिमिलरली एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग में एक स्लोप लेते हैं, हम एक स्लोप लेंगे, ठीक है। इस स्लोप में से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि ओर का पार्टिकल्स है, ठीक है। इसमें ऊपर से क्या होता है, वाटर का करंट भेजते हैं, ऊपर से वाटर का करंट नीचे की तरफ फ्लो करवाते हैं। तो वाटर का जब करंट आएगा तो क्या होगा, आपका जो हैवियर पार्टिकल है ऊपर रह जाएगा, नीचे जिसका डेंसिटी हाई होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो लो डेंसिटी का पार्टिकल होगा नीचे वाटर के फ्लो के साथ नीचे आके जमा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे सोच सकते हो। तो मेनली इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, तो आयरन के जो और होते हैं मैग्नेटाइट या हेमाटाइट, इसमें इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक और इसको ऐसा भी देख सकते हो, इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे एक सेटअप बनाया हुआ है ऊपर में, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ से इस सिस्टम में यहाँ से वाटर इन कर रहा है, ठीक है। जो लाइटर पार्टिकल है वो वाटर के फ्लो के साथ बाहर निकल जाएगा, और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे बैठा रह जाएगा, ऐसा भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट ग्रेविटी सेपरेशन। जो ग्रेविटी सेपरेशन में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अगला है अपना मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है ध्यान देना, तो ध्यान देना इसको कब अप्लाई करता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन तब अप्लाई करता है जब आपका ओर और इम्प्यूरिटी दोनों में से कोई भी एक होगा मैग्नेटिक, दूसरा होगा नॉन मैग्नेटिक। मतलब दोनों में से एक होना चाहिए मैग्नेटिक और दूसरा होना चाहिए नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ध्यान देना जो ओर या गैंग पार्टिकल होता है, ओर और गैंग और जो इम्प्यूरिटी होता है, ठीक है, इसमें से क्या बोला गया है, इसमें वन ऑफ द शुड बी मैग्नेटिक एंड अदर शुड बी नॉन मैग्नेटिक। यानी दोनों में से कोई एक होना चाहिए मैग्नेटिक, दूसरा होना चाहिए नॉन मैग्नेटिक। सेटअप क्या होता है ध्यान देना, तो यहाँ पे कुछ समझाया हुआ है कि ऊपर से हम जो ओर है उसको फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट है, और यहाँ पे दो दो रोलर है, उसके ऊपर क्या बेल्ट मूव कर रहा है। और जो आपका राइट साइड का जो जो रोलर है, यहाँ जो रोलर है जिसको मैं ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो यहाँ पे जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब आपका बेल्ट आगे की तरफ मूव करेगा, जब बेल्ट आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे होगा क्या, इस रोलर के ऊपर से ऐसे निकलेगा, तो जो पार्ट मैग्नेटिक होगा उससे चिपक जाएगा, और जो पार्ट मैग्नेटिक नहीं होगा क्या होगा, वो यहाँ आगे की तरफ गिर जाएगा।
तो जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो यहाँ जमा हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो यहाँ पे चिपकते हुए आएगा, और यहाँ पे जब इसका मैग्नेटिक पावर खत्म होगा तब जाके लूज होके गिर जाएगा, यानी यहाँ पे जमा होगा। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल कहाँ जमा होगा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक सेपरेशन इस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किस चीज में अप्लाई करते हैं, तो बोला गया है कि आपका एक, आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया हुआ है कि आपके पास एक क्रोमाइट ओर में बेसिकली एक मिक्स ऑक्साइड होता है, इसमें FeO होता है, Cr2O3 होता है। ठीक है, तो क्रोमाइट ओर में FeO और जो क्रोमियम है दोनों का दोनों क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, और साथ में इसका इम्प्योरिटी होता है सिलिका। तो सिलिका क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा तो क्या दोनों का हम सेपरेशन कर सकते हैं। सिमिलरली FeWO4 एंड MnWO4। ठीक है, W का मतलब टंगस्टन होता है, W जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग टंगस्टन मेटल के लिए यूज करते हैं, टंगस्टन। ठीक है, W किसके लिए रिप्रेजेंट करता है वो समझना चाहिए, होता है टंगस्टन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और होता है वुल्फ्रामाइट। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक, और इसमें इम्प्योरिटी होता है SnO2 जो कि होता है नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, SnO2 को हम बोलते हैं, हम लोग कैसेटराइट बोलते हैं। ठीक है, मेटलर्जिकल टर्म इसको बोला जाता है कैसेटराइट, तो होता है नॉन मैग्नेटिक। इन दोनों को हटाने के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। अगला ध्यान दोगे, अगला मेथड आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल मेथड में, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो बोला गया है फ्रोथ फ्लोटेशन हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, तो सल्फाइड ओर्स के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन उसके लिए अप्लाई करते हैं किसके लिए, सल्फाइड ओर्स। मतलब जब आपका मेटल जब एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, जो सल्फाइड और पार्टिकल्स होता है वो पोलर होता है और वाटर रिपेलिंग होता है, यानी वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो सल्फाइड और जो पार्टिकल्स होगा वो पोलर होगा, बट क्या होगा, वाटर को रिपेल करेगा, यानी हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल, तो इसका हम आगे यूज करने वाले हैं इस इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं फ्रोथ फोल्डेशन पे, तो ध्यान देना। तो आपके सामने एनसीईआरटी का मैं एक लाइन लेके चल रहा हूँ, आखिर फोर्थ पोल्यूशन डिस्कवर कौन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो एनसीईआरटी में एक स्टोरी दिया हुआ है येलो बॉक्स में। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका जेईई में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस बॉक्स को भी रीड करो। यहाँ देना है, यहाँ पे ध्यान दोगे, एक बॉक्स में दिखा रहा हूँ। ये बॉक्स जो है इनोवेटिव वाशर वोमन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा था जेईई में कि एक्स डिस्कवर्ड। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो एक्स कौन था, तो आपको पता होना चाहिए एक्स कौन था। तो एक्स कौन होगा जी, तो होगा वाशर वोमन। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे। ठीक है, तो ये इसलिए इन्फॉर्मेशन आपका एनसीईआरटी में जहाँ भी इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन में आ सकता है, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना। ध्यान दोगे तो फोर्थ पोल्यूशन जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको डिस्कवर कौन किया गया था, तो ये इनोवेटिव वाशर वोमन जो बॉक्स उसको रीड कर लोगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक कॉपर का जो और पार्टिकल्स होता है ना, उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, आप स्टोरी पढ़ो तो वो समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रोसेस से पहले, तो ध्यान ना, जो फोर्थ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है अप्लाई किसके लिए हम करते हैं जी, तो करते हैं हम लोग सल्फाइड और पार्टिकल्स के लिए। सल्फाइड और पार्टिकल्स के जिसको हम अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है ये बेस्ड होता है डिफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है,
सल्फाइड और पार्टिकल में इम्प्यूरिटी होगा, तो बोला गया है इम्प्यूरिटी और सल्फाइड और का जो पार्टिकल्स होता है उसका वेटिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लें कि आपके पास ZnS है तो जिंक सल्फाइड का पार्टिकल्स होगा प्लस इम्प्यूरिटी होगा, दोनों का जो वेटिंग प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि और पार्टिकल जो कि सल्फाइड और पार्टिकल है और जो इम्प्यूरिटी होगा उनका वेटिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब क्या होता है ध्यान देना। तो बोला गया है सल्फाइड और का जो पार्टिकल होता है वो ऑयल के साथ वेट होता है, तो वेटेड बाय ऑयल, ऑयल उसको वेट कर सकता है। ठीक है, और जो इम्प्यूरिटी होता है उसको वेट करता है वाटर, वाटर से वेट हो सकता है। ठीक है, मतलब वाटर उसको वो होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर उसको अट्रैक्ट करेगा, और सल्फाइड और पार्टिकल होता है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर को रिपेल करेगा और ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑयल उसको वेट कर सकता है। ठीक है, ऑयल उसको वेट कर रहा है और गैंग या इम्प्यूरिटी को वाटर वेट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होगा, ध्यान देना। इसमें लोग करते क्या है, तो सल्फाइड और पार्टिकल्स, ठीक है, के अंदर क्या होता है, तो उसके पास सल्फाइड और पार्टिकल्स होगा प्लस इम्प्यूरिटी होगा। तो इम्प्यूरिटी क्या होता है, जनरली हाइड्रोफिलिक होता है, जनरली क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और आपका जो वाटर, जो सल्फाइड और पार्टिकल हो क्या होता है, वाटर इंसोल्युबल होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें लोग करते क्या है, तो आपको सेटअप समझाया हुआ है, आपको सेटअप समझाया हुआ है। इस सेटअप को आप लोग एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम वहीं से कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दो ना। कुछ सेटअप ऐसा सेटअप होता है, यहाँ जो आपको इनलेट दिख रहा होगा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से पल्प ऑफ ओर, यानी ओर का पार्टिकल एंड ऑयल। ठीक है, पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल, ठीक है, को हम डालते हैं इससे, मतलब ओर का जो फाइन पार्टिकल्स है उसमें ऑयल मिला के इसमें डालते हैं। ठीक है, और एक एक रोटेटिंग पैडल होता है, इसे हम घुमा के क्या होता है उसमें फ्रोथ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये पैडल जब घुमा होता है ऊपर अंदर से ऊपर से एयर सक करेगा, और एयर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रोथ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फ्रोथ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फ्रोथ किसका प्रोड्यूस होगा, तो जो ऑयल आप डाले हो ना, इस ऑयल का प्रोड्यूस होता है फ्रोथ। ठीक है, इस ऑयल का बबल बनता है, फ्रोथ मतलब बबल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया, तो ये आपका इनलार्ज व्यू है एयर बबल का। तो आपका जो ऑयल, आपका जो आउटर लेयर में आपका ऑयल पार्टिकल का लेयर है और अंदर में एयर है। ठीक है, आपको पता होता है कि ऑयल पार्टिकल्स में क्या अटैच होगा, सल्फाइड पार्टिकल्स। ठीक है, आपका जो भी इम्प्यूरिटी है वो वाटर से वेट होकर नीचे बैठ जाता है, और जो भी और पार्टिकल्स है वो बबल के बाहर चिपक के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ बहुत सारा बबल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस बबल के आउटर लेयर पे आपका और पार्टिकल चिपका हुआ है, यानी ऊपर निकल चुका है। इन सारे बबल को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सारा का सारा और पार्टिकल भी बबल के साथ जो चिपक चुका है वो बाहर चलाएगा, वो बाहर चलाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस होता है, तो ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ समझाया जा रहा है कि इस इनलेट से आप पल्प ऑफ ओर डाले और प्लस ऑयल डाले। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच चुका है। अब आप जब इसको घुमाएंगे रोटेटर को, तो आपका एयर सक करेगा और बबल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो फ्रोथ है वो फ्रोथ ऑफ ऑयल है, तो आउटर ऑयल का बना हुआ है और अंदर में एयर है, तो एयर बबल का जो आउटर लेयर ऑयल का बना हुआ है। तो उसमें उस फ्रोथ में क्या है, उस फ्रोथ में आउटर लेयर पे क्या है, आपका सल्फाइड पार्टिकल चिपका हुआ है। ठीक, तो जैसे से बबल पार्टिकल फ्रोथ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसको बाहर हम निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, आपका सल्फाइड पार्टिकल बाहर चलाएगा, और आपका जो इम्प्यूरिटी है क्योंकि उसको वाटर से अट्रैक्ट हो चुका है, तो वाटर से अट्रैक्ट हो तो क्या होगा, नीचे नीचे वेट होके नीचे नीचे बैठ जाएगा, तो आपका इम्प्यूरिटी नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको जानना है। ठीक, तो ये बेसिक ओवरव्यू हुआ है पूरे प्रोसेस का। अब ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको जानना है। तो बोला गया है कि इस सल्फाइड और के पार्टिकल में सल्फाइड और का पार्टिकल्स होगा और प्लस आपका गैंग होगा, मतलब इम्प्योरिटी होगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो गैंग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अटैच होगा और वाटर से वेट होगा। जो भी पानी, जब पानी उसमें अटैच होगा तो पार्टिकल हैवी हो जाएगा, तो बिकम हैवियर। जब पानी से अटैच होगा तो क्या होगा, हैवी हो जाएगा, नीचे नीचे आपका नीचे सरफेस से मिलेगा आपको, ठीक है। जब का सल्फाइड और पार्टिकल होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, पोलर होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और ये वेट किससे होता है, तो वेटेड बाय ऑयल। किससे वेट होगा, तो वेटेड बाय ऑयल, ठीक है। और आपको पता है कि क्या होता है, ये अटैच टू एयर बबल, तो बता चुके हैं कि ये अटैच होता है एयर बबल फॉर्म बाय ऑयल। ऑयल जिस एयर बबल को बनाएगा उसके आउटर से लेयर पे क्या होगा, अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो मुझे जानना है, तो ध्यान दोगे। इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या आपके पास है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो पहला होता है फ्रोथर। तो फ्रोथर हम क्यों किसको बोलते हैं, जिसका आप फ्रोथ बनाते हो, जो जिसका आप फ्रोथ बनाते हो उसको हम फ्रोथर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रोथर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, ये सब हम ऑयल यूज कर सकते हैं। इनका रोल क्या होगा, एज ए फ्रोथर, यानी कि इनका हम फ्रोथ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर फ्रोथ बन रहा है तो फ्रोथ, अगर देखो मेरा मोटो क्या रहेगा कि फ्रोथ लंबे टाइम तक बना रहे, जल्दी से बस्ट ना करे, ठीक है। तो जल्दी से बस्ट ना करे उसलिए हम उसमें ऐड करते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर का रोल क्या होता है कि इस फ्रोथ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इस फ्रोथ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि आपका जो फ्रोथ है वो जल्दी से बस्ट ना करे। तो फ्रोथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का रोल कौन कौन करेगा, तो उसमें हम डालते हैं क्रेसोल और एनिलीन। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आप लोग इसका नाम बस याद करो, बाद में इसका नाम आप लोग बहुत बार सुनोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रेसोल एनिलीन, इनका रोल होता है फ्रोथ को स्टेबिलिटी देने का, इसका काम होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर, ठीक है। अगला पॉइंट है, एक टर्म होता है कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर आखिर क्या करता है जी, ठीक है। तो बुक्स में लिखने का तो लिख देता है कि कलेक्टर का रोल क्या होता है, तो यहाँ पे लिख, इसका रोल आप बुक्स में मिल जाएगा आपको। इसका रोल क्या होता है कि इट इनहेंसेस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल विथ वाटर, यानी वाटर का जो अट्रैक्शन है और पार्टिकल के साथ उसको डिक्रीज करने का है, मतलब उसका जो जो नॉन बेटेबिलिटी है उसको और इन्हांस करता है, इन्हांसेस नॉन बेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल विथ वाटर, ठीक है। तो आखिर ये होता क्या है, ध्यान समझना, ये तो लिखने का हम लिख दिया, इसका मतलब समझो आप। होता क्या ना कि ओर पार्टिकल, जैसे ओर पार्टिकल हम इनलार्ज करके आपको दिखा रहे हैं, इस ओर पार्टिकल के आउटर लेयर पे, ठीक है, मान लेते हैं कुछ पोलर ग्रुप है, मतलब कुछ पोलर ग्रुप है, पोलर मतलब जहाँ पे चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो कुछ पार्ट अगर पोलर होता है तो होता क्या है ना कि पोलर ग्रुप का एफिनिटी होता है वाटर के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि और पार्टिकल के आउटर सरफेस पर अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या होता है कि ये पोलर ग्रुप वाटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, ठीक है। तो अगर वाटर अगर अगर और पार्टिकल वाटर में अट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका और पार्टिकल था, तो और पार्टिकल को तो ऑयल के साथ चिपकना है ना, और वाटर उससे अट्रैक्ट होगा तो हैवी हो जाएगा, और हैवी होके क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे पानी में बैठ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मोटो क्या है कि इस पार्टिकल को वाटर से अट्रैक्ट ना होने से बेटर रहेगा। जितना वाटर से अट्रैक्ट होगा उतना क्या होगा, हमको प्रॉब्लम हो जाएगा उसको सेपरेट करने में। तो मेरा मेरा मोटो क्या है, इस अट्रैक्शन को खत्म करना, इस अट्रैक्शन को खत्म करना, ठीक है। तो और पार्टिकल का जो आउटर लेयर में जो पोलर ग्रुप होता है वो क्या करता है, वाटर वाटर को उसके साथ उसको अट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। तो मेरा मोटो क्या, उसको डिक्रीज करो, क्यों, क्योंकि और पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए वाटर से अट्रैक्शन को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये बाहर निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर और पार्टिकल वाटर से अट्रैक्ट होगा तो हैवियर होकर नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा, वो बाहर फ्रोथ के साथ बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मास्क करते हैं। मास्क क्या करते हैं, हम जो कलेक्टर डालते हैं, तो कलेक्टर बेसिस जो कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है,
ठीक है। तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल ये जेंथेट्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है, पाइनओल होता है, फैटी एसिड्स होता है, या तो जेंथेट्स होता है। तो जेंथेट का मैं एग्जाम्पल आपको नीचे दिखाया हूँ फिगर बना के, ठीक है। इसे दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और बेटर हो जाए। तो जेंथेट में एक अल्काइल चेन होता है और एक पोलर पार्ट होता है, ठीक है। एक पोलर पार्ट होता है, ठीक है। एक पोलर पार्ट होता है। तो ध्यान देना, जो आपका आर ग्रुप है यहाँ पे, ये अल्काइल लॉन्ग चेन अल्काइल चेन होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर को रिपेल रिपेल करता है ये पार्ट, आर ग्रुप जो है। और बाकी जो बचा पार्ट दिख रहा है वो जेंथेट्स का, ठीक है। ये होता है हाइड्रोफिलिक होता है। तो होता है कि हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक बोल सकते हो आप, ठीक है। अब होता है कि जब जेंथेट आप डालते हो तो होता क्या है कि आपका जो यहाँ पे जो आउटर पोलर जो पोलर पार्ट है, ये जो पी पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो सल्फर का नेगेटिव एंड है ना, वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा आप सोच सकते हो, जिसे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। आपके और पार्टिकल था, तो और पार्टिकल के पास में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पोलर पोलर ग्रुप था, जिसको मैं पी से मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ आउटर पोलर पार्ट है। तो होता क्या है कि जंथेट का जो सल्फर एंड है, यानी जो पोलर एंड है, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाहर आर ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे करके ये जो पोलर एंड है उसमें जंथेट पार्टिकल का जो पोलर पार्ट है वो अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो जब पोलर पार्ट अटैच हो जाएगा और बाहर में क्या रहेगा, बाहर में सबके पास आर ग्रुप रहेगा। तो अभी अगर इस तरह से हो जाए तो होता क्या है कि इसका पोलर पार्ट को जंथेट पार्टिकल का पोलर पार्ट आके अटैच कर लिया, तो आखिर जो वाटर से इंटरेक्शन था खत्म कर दिया। अब जो वाटर यहाँ पे था, अब जो यहाँ पे वाटर था उसके बगल में क्या हो चुका, बगल में आर पार्टिकल है, आर ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा, अल्काइल चेन है। तो अल्काइल चेन क्या होगा, इसको रिपेल करेगा, वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा रिपल्सन। तो पहले देखोगे ये प्रीवियस सिचुएशन है, ये पहले का सिचुएशन जो मैं आपको ऊपर में दिखाया था। यहाँ पे क्या था, आपके पोलर पार्ट में वाटर क्या था, वाटर अटैच हो गया था, वाटर क्या हो गया, वाटर अटैच हो गया था, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, जब हम कलेक्टर डाल रहे हैं तो कलेक्टर का जो पोलर एंड है वो पोलर पार्ट से, जो पोलर पार्ट था कलेक्टर का, वो आके ओर के पोलर पार्ट से चिपक गया और उसके बाहर में अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को बाहर की तरफ पोजिशन कर चुका है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो वाटर को और रिपेल करेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो ओर का जो नॉन वेटेबिलिटी है और इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि आखिर इन्हेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टर का रोल क्या हो गया, तो कलेक्टर का रोल हो चुका है, इट इनहेंसेस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल विथ वाटर। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि आपके ओर के पोलर पार्टिकल को मास्क करता है, ठीक है। ये आपको समझाया गया था, ठीक है। तो बच्चों लोग, आप लोग कलेक्टर का रोल क्या होता है समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इस फ्लोटेशन प्रोसेस में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, उसको ध्यान सुनना आप लोग को, ठीक है। तो एक टर्म होता है डिप्रेसेंट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से सुनना आपको। डिप्रेसेंट क्या होता है ध्यान देना। तो आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ पहले, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। जैसे मान ले कभी कभी होता है कि आपके पास दो और पार्टिकल मिल गया। जैसे मान लो कि जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है, ठीक है। तो दो सल्फाइड पार्टिकल मिल गया आपको और इन दोनों को हमको अलग करना है। तो अगर हम फोर्थ पोटेशन प्रोसेस यूज करेंगे तो दोनों पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, इन दोनों को हम अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को इन दोनों पार्टिकल को अलग करना है तो हम उसमें क्या, तो उसमें हम डिप्रेसेंट यूज करते हैं। डिप्रेशन का काम होता है किसी एक और पार्टिकल को डिप्रेस करना, मतलब उनको इनको सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है आप ध्यान सुनना, हेल्प कैसे होगा आपको ध्यान सुनना है, ठीक है।
तो ध्यान ना, इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, डिप्रेसेंट डिप्रेसेस द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ओर और मिक्सचर। ठीक है, तो आपका दो और अलग अलग पार्टिकल्स के ओर में से किसी एक के फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को क्या करे, डिप्रेस कर देगा। तो अगर एक का फ्लोटिंग प्रॉपर्टी यानी एक का फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का डिप्रेस हो जाएगा तो वो अपने आप क्या होगा, दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा। एंड हेल्प इट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, अब ध्यान देना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक डिप्रेशन में ले रहा हूँ NaCN और KCl। ठीक है, तो डिप्रेशन का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ NaCN और KCl। इसमें बेसिकली जो CN माइनस है ना, साइनाइड आयन है, उसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो CN माइनस ही है जो डिप्रेशन की तरह काम करने वाला है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि आपके सामने एक दो और का पार्टिकल है ZnS PbS, और इन दोनों को मुझे अलग करना है, इन दोनों को मुझे अलग करना है। ठीक है, ZnS का जो कॉमन नेमिंग बोला जाता है, इसको बोला जाएगा जिंक ब्लेंड है, और PbS का नाम होता है गैलेना। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें हम अगर डालेंगे NaCN डालने से होता क्या है, कुछ जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल के साथ जो CN माइनस है वो कंबाइन करता है और एक कंपाउंड बनाएगा Na2ZnCN4, यानी इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो Na2ZnCN4, या आप सोडियम हटा दोगे तो आप लिख सकते हो इसको ZnCN4-2, यानी इस तरह का एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर वाटर सोल्यूबल हो जाएगा तो वाटर में घुल जाएगा, तो वाटर में अगर घुल गया तो बाहर निकलने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। सिंपल सा बात है, जो पानी में घुल गया और वो बाहर कहाँ से निकलेगा। ठीक है, और जो लेड जो PbS था वो ऐसा कुछ कंपाउंड बनाएगा नहीं, तो क्या होगा, वो फ्रूट के साथ चिपक के बाहर आ जाएगा, यानी फ्रूट पार्टिकल से अटैच होकर बाहर आ जाएगा। और जो जिंक है, जो जिंक सल्फाइड पार्टिकल का जो जिंक था, वो जिंक चला जाएगा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में और वाटर के अंदर ही मौजूद रहेगा इन फॉर्म ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। नीचे बैठेगा नहीं, वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, यानी सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइनाइड आयन जो है जिंक के कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है और उसको डिप्रेस, उसके फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिप्रेस करता है। तो ये लिखा हुआ है कि NaCN डिप्रेसेस फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ जिंक बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो प्रोसेस को समझाना चाहिए। ध्यान ना, अभी तक मैं पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन कभी कभी जब फ्यूचर में लोग पढ़ लेंगे, चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलता हूँ इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग को पढ़ना होता है लास्ट में, यानी आपको पार्ट 1 बुक जो है ना, तो पार्ट 1 बुक का लास्ट चैप्टर ये मिलेगा आपको। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इन उसका मैटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स मिलेगा मैं उसका हाइब्रिडेशन और मैटिक प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा। जहाँ भी मुझे कॉम्प्लेक्स मिलेगा वहाँ उसका मैं आपको हाइब्रिडेशन और मैटिक प्रॉपर्टी में बता दूंगा। जब बाद में चलो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या था। ठीक है, तो अभी बस मैं जो बताऊँ उसको बस उसको याद कर लेना है कि कभी कभी क्या होता है कि मेटलर्जी में चीज़ों को लिंक करके पूछता है। तो कभी कभी आपको ये जो कॉम्प्लेक्स हम बनाए हुए हैं, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन पूछ देगा। तो अभी के लिए बस जान लो कि इसका जो हाइब्रिडेशन है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा और ये डायमेटिक होगा। ठीक है, तो ये बस इतना रखो, क्यों होता है कैसे होता है हम लोग आगे सीखेंगे इस चीज को। ठीक है, किस चैप्टर में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में सीखने वाले इसको हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो ये रहेगा हम लोग का NaCN जेटिसिन एक ऐसे काम करता है। अब ध्यान ना, इसी में एक टर्म होता है एक्टिवेटर्स। तो एक्टिवेटर्स जो टर्म है आपके एनसेट में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर का काम क्या होता है, तो दे एक्टिवेट वन ऑफ द और पार्टिकल एंड हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ इट फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, तो डिप्रेसेंट उल्टा काम कर रहा था, डिप्रेसेंट क्या कर रहा था, तो डिप्रेसेंट क्या कर रहा था, किसी एक को डिप्रेस कर दे रहा था, और एक्टिवेटर क्या करेगा, उसमें से किसी एक को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, आगे पास मान लेते हैं ये मिक्सचर है ZnS का और FeS2 का। ठीक है,
अब इस मिक्सचर में हम लोग क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट पार्टिकल डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल होता है उसका काम होता है एक्टिवेटर का, और एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट कैसे करता है, ध्यान देना। तो कॉपर सल्फेट पार्टिकल एक्टिवेटेड फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ जिंक सल्फाइड। तो ध्यान देना होता क्या है कि कॉपर सल्फेट और जिंक जब आपस में देखोगे तो जिंक जिंक क्या होता है, जिंक जिंक यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा। तो सल्फेट पार्टिकल चला जाएगा जिंक के साथ, और जो सल्फाइड पार्टिकल हो चला जाएगा कॉपर के साथ। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन ऑकर करता है। तो ये आपस में रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड पार्टिकल बना लेगा और जिंक सल्फाइड सल्फेट का पार्टिकल बनेगा। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट हम ऐड करते हैं उसका अमाउंट कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोसेस में कॉपर सल्फाइड पार्टिकल बन चुका है आपके पास। और ध्यान देना, जब हम सॉल्बिलिटी कंपेयर करते हैं, सॉल्बिलिटी जब कंपेयर करोगे तो कॉपर सल्फाइड का जो सॉल्बिलिटी है वो जिंक से कम होता है, वो जिंक से कम होता है। अब मान लेते हैं जो कॉपर सल्फाइड पार्टिकल जो आपको फॉर्म किया है वो क्या होता है, जिंक सल्फाइड के पार्टिकल के बाहर, जो बाहर चिपक जाएगा। मतलब जिंक सल्फाइड का पार्टिकल है, इसके बाहर क्या होता है, कॉपर सल्फाइड के पार्टिकल का लेयर बन जाता है। आपको पता है कि कॉपर सल्फाइड का पार्टिकल का सॉल्बिलिटी और कम होता है। तो ये क्या होगा, जिंक को जब जिंक सल्फाइड पार्टिकल को जब कोट करेगा तो सॉल्बिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो जितना सॉल्बिलिटी वाटर में घटेगा उतना ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड पार्टिकल्स आर कोटेड विथ कॉपर सल्फेट पार्टिकल जो कि लेस सॉल्युबल है पानी में। आपके वाटर में क्या है, लेस सॉल्युबल है, तो उसका निकलना क्या होगा, निकलना आसान हो जाएगा, उसका निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसका निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहा फ्लोथ फिल्ट्रेशन का, और इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या है सीख लिया हम लोग। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्या टर्म था, एक था फ्रोथर था, ठीक है, एक था फ्रोथ स्टेबलाइजर, एक था कलेक्टर, ठीक है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट टर्म था आपके लिए बच्चों लोग, अगला था डिप्रेसेंट, ठीक है, और अगला क्या पार्ट, क्या बच्चों लोग, एक्टिवेटर, क्या है, एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकते हो बच्चों लोग मेरे से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल केमिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो फिजिकल मेथड समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम बोलते हैं मूव कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का केमिकल मेथड्स पे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का केमिकल मेथड क्या क्या आपके पास है बच्चों लोग, तो एक होता है सिल्वर के लिए, एक होता है गोल्ड के लिए, एक होता है अल्युमिनियम के लिए। जो हमको पढ़ना है एनसीईआरटी में, सिल्वर गोल्ड और अल्युमिनियम का जो प्रोसेस हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। केमिकल मेथड के बगल में लीचिंग लिखा हुआ है। लीचिंग लीचिंग जनरल टर्म है। लीचिंग का मतलब होता है लीच आउट करना, मतलब बाहर निकालना। ठीक है, इसका मतलब को प्रोसेस में समझ में आ जाएगा आखिर बोलना क्या चाह रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, जो सिल्वर होता है, सिल्वर के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोला गया मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, या बोला गया है साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, अब देखो प्रोसेस को समझो ध्यान से। तो सिल्वर का जो मेन ओर होता है ना, होता है Ag2S। क्या होता है, Ag2S, और साथ में क्या होता है, इम्प्यूरिटी होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ से सिल्वर के इस इम्प्यूरिटी को हटाना है, इस इम्प्यूरिटी को हमको हटाना है। तो देखो इस प्रोसेस देखो, इसमें क्या क्या आता है, हम लोग इसमें हम डालते हैं NaCN, यानी सोडियम साइनाइड डालते हैं, और साथ में पास करते हैं O2, ऑक्सीजन पास करते हैं। तो ध्यान देना, जो Cn माइनस है, यानी जो साइनाइड का जो Cn माइनस है, वो Ag के साथ, यानी सिल्वर मेटल के साथ, जो यहाँ पे आयन, जो सिल्वर आयन है आपके पास है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे जो सल्फाइड के फॉर्म में जो आपका जो और पार्टिकल था उसे कंबाइन करके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, क्या बना रहा है, NaAgCN होल ट्वाइस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बात समझ में आया, NaAgCN होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक,
अब इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्या होगा, यहाँ पे जो भी सिल्वर था इस सल्फाइड में वो सबका सब इस कॉम्प्लेक्स में आ गया। तो एक कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल है, एक कॉम्प्लेक्स क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वाटर सोल्यूबल आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ठीक, और यहाँ जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी क्या, इम्प्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में तो आएगा नहीं, तो इम्प्यूरिटी नीचे बैठ जाएगा। तो अगर हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करते जब फिल्टर करेंगे तो आपका इम्प्यूरिटी क्या बाहर निकल जाएगा। तो अगर और आपके फिल्ट्रेट में यानी जो वाटर में आपके कॉम्प्लेक्स मिल गया, आपको ये कॉम्प्लेक्स आपको मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इम्प्यूरिटी को हटा सकते हैं, यानी इम्प्यूरिटी जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अभी जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका शेप और हाइब्रिडेशन बताया हुआ है, तो फॉर द टाइमिंग इसको आप बस याद कर लेना। ठीक है, और ये आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए, इसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन का अमाउंट तो वहां से इसको आप लिंक कर सकते हो, तो वही कल बस इसको देख लो कैसा होता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडेशन होगा एसपी, क्या होगा एसपी, और ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है, क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होगा, और इसका शेप होता है लीनियर, शेप होता है लीनियर। ठीक है, तो ये रहा बेसिक इस कॉम्प्लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब होता क्या है, आपका जो सिल्वर है इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ चुका है, आपका सिल्वर इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्म आ चुका है, इसमें हम जिंक ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जिंक ऐड करते हैं। तो आपको पता है कि जिंक जो होता है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जिंक का रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हम लोग पढ़े ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे होता है क्या, जो जिंक है, जिंक आपके सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही तो है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में जो मोर एक्टिव मेटल होता है वो लेस एक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जिंक क्या करता है, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और खुद कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, खुद कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, तो आपका फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा Na2Zn तो ये जिंक आ गया कॉम्प्लेक्स में, और जो सिल्वर है वो सिल्वर बाहर निकल गया, यानी 2Ag बाहर आ गया, यानी Ag क्या होगा, बाहर आ गया, तो आपका प्योर Ag आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर के ओर से सिल्वर निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्लस इम्प्यूरिटी को भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट केमिकल मेथड इन सिल्वर कोर में। ठीक है, सिल्वर के ओर में इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, यहाँ जो जिंक का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया हुआ है, मैं इस कॉम्प्लेक्स का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन sp3 है और ये डायमेडिक होता है। ठीक है, और इसका जो शेप होगा, शेप होता है टेट्राहेड्रल, क्या होता है टेट्राहेड्रल, कभी पूछेगा तो आप बताना इसको। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट सिल्वर। ठीक है, कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी सिल्वर वाले में पूछता है कि आपको पता चलेगा कि NaCN का रोल क्या होता है, तो NaCN का रोल क्या है, NaCN का रोल है सिल्वर, जो AgTO में सिल्वर है, इस सिल्वर को वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, ये होता है NaCN का रोल होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें O2 का रोल क्या है, O2 जो ऑक्सीजन हम पास कर रहे हैं उसका रोल क्या है, तो आप बोलोगे कि O2 जो होता है प्रोसेस को इरिवर्सल बनाता है, प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाएगा, यानी प्रोसेस को फॉरवर्ड खींचेगा, बैकवर्ड आने नहीं देगा, तो वो रोल ऑफ O2 रहेगा। तो कभी कभी ऑक्सीजन का रोल आपसे पूछता है तो उसके लिए आपको याद करना इसको है। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाएगा। ठीक है, ये रहा ऑल अबाउट सिल्वर। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों हम लोग गोल्ड पे। ठीक है, तो गोल्ड का प्रोसेस सिल्वर की तरह ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोला गया है साइनाइड प्रोसेस। तो होता क्या है, अब वो पता है कि गोल्ड एक इनर्ट मेटल है, गोल्ड इज ए इनर्ट मेटल ना, गोल्ड एक इनर्ट मेटल होता है, तो इनर्ट मेटल क्या कंपाउंड तो फॉर्म करता नहीं है। तो आपको पता है कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड एक इनर्ट मेटल है तो कंपाउंड तो फॉर्म करेगा नहीं। तो होता क्या है कि जहां हम गोल्ड निकालते हैं तो गोल्ड के साथ कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी रहेगा, तो गोल्ड रहेगा अपने पास और कुछ इम्प्यूरिटी होगा। ठीक है, तो इस गोल्ड और इम्प्यूरिटी को हमको सेपरेट करना है। तो होता क्या है कि जो आपका इम्प्यूरिटी है ये वाटर इंसोल्युबल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि NaCN फिर से डालेंगे, NaCN डालेंगे तो और साथ में O2 भी पास करते हैं। आपको पता है कि O2 इनर्ट है तो O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। अब क्या है कि जो NaCN है वो गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस कॉम्प्लेक्स में गोल्ड का स्टेट +1 है, क्या है +1 है। ठीक है, तो जो आप O2 पास कर रहे हो ना, जो O2 पास कर रहे हो ये गोल्ड को ऑक्सीडाइज करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है,
तो इस O2 का रोल यहाँ पे होता है गोल्ड के ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है +1 शेड में तो कहीं न कहीं गोल्ड का ऑक्सीडेशन हुआ है। उस गोल्ड का ऑक्सीडेशन में आपको हेल्प कौन कर रहा है? आपको हेल्प कर रहा है O2 हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जो गोल्ड पार्टिकल है वो NaCN के साथ एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और आपको पता है कि आपको जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी क्या है? वाटर इनसोल्युबल है। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एक कॉम्प्लेक्स चला गया, वाटर सोल्युबल हो गया, और इम्प्यूरिटी क्या है? आपका इम्प्यूरिटी क्या है? वाटर इनसोल्युबल है। तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो। फिल्टर करोगे तो क्या होगा? आपका इम्प्यूरिटी बाहर रह जाएगा और फिल्ट्रेट में यानी वाटर सोल्युबल वाटर में क्या आ जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में गोल्ड का शेड +1 है तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडेशन होता है sp होगा, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा डायमैग्नेटिक, और शेप क्या होगा? शेप होगा लीनियर। क्या होगा? शेप होगा लीनियर, ठीक है। तो फिर से हम इसमें जिंक ऐड करते हैं, तो जिंक का रोल क्या होगा? तो जिंक का रोल वही होगा जो पहले था। जिंक इसमें क्या करेगा? जिंक चूंकि ज्यादा रेटिव मेटल है, तो जिंक क्या करता है जी? आपको गोल्ड को डिस्प्लेस करेगा और खुद कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। तो खुद कॉम्प्लेक्स में आ चुका है और गोल्ड डिस्प्लेस होकर बाहर निकल गया। तो आप किस तरह से आपके गोल्ड में से इम्प्यूरिटी को आप सेपरेट कर सकते हो, इन गोल्ड पार्टिकल और इम्प्यूरिटी के पार्टिकल को आप सेपरेट कर सकते हो पूरे प्रोसेस में, ठीक है। जो नीचे जिंक का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल एंड डायमैटिक होगा, ठीक है। ये ध्यान देना। ये हो गया ऑल अबाउट गोल्ड का कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान देना, इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलो या बोल सकते हो इसमें तो आपका डायरेक्टली मेटल बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको मेटल आप निकाल पा रहे हो, ठीक। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड, या मेटल डिस्प्लेसमेंट, या बोल सकते हो लीचिंग। कभी कभी ये जो प्रोसेस है डिस्प्लेसमेंट का जो है यूज कर रहा है ना, यहाँ पे अल्टीमेटली जो जिंक का यूज करके हम डिस्प्लेस कर रहा है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि मोर रेटिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रेटिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। तो यही इसी का यूज करेंगे हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी में। तो आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोमेटलर्जी, उसका मतलब क्या होगा समझा देंगे, ठीक है। वहाँ भी यही काम होगा। जो मोर रेटिव मेटल रहेगा वो लेस को डिस्प्लेस करेगा, लेस रेटिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्युमिनियम, ठीक है। अल्युमिनियम के ओर को कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो आपका अल्युमिनियम का जो ओर होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, बॉक्साइट, ठीक है। अब ध्यान देना, आपका जो बॉक्साइट होता है, आपका बॉक्साइट दो टाइप का होता है, ठीक है। आपका बॉक्साइट आपका दो टाइप का होगा, ठीक है। एक होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है व्हाइट बॉक्साइट, ठीक है। आपका जो रेड बॉक्साइट होता है उसका मेजर इम्प्योरिटी होता है Fe2O3, मतलब उसमें इम्प्योरिटी होता है फेरिक ऑक्साइड। आपको पता है कि फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है। इस फेरिक ऑक्साइड के होने के कारण ही इस बॉक्साइड का कलर रेड, इसको हम रेड बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका व्हाइट बॉक्साइट में इम्प्योरिटी क्या होता है मेजर, तो बोला मेजर इम्प्योरिटी होता है SiO2, सिलिका। आपको जो मेजर इम्प्योरिटी होगा सिलिका होगा, ठीक है। तो सिलिका होगा तो इसको हम बोलते हैं हम लोग व्हाइट बॉक्साइट, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है तो हमको रेड बॉक्साइट पढ़ना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको रेड बॉक्साइट कवर करना है, ठीक है। तो व्हाइट बॉक्साइट हम लोग एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत लो रहता है, ठीक है। तो हम लोग फोकस करते हैं अपने रेड बॉक्साइट पे, ठीक है। तो बच्चों लोग रेड बॉक्साइट जो है उसको कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग मेथड दिया गया था बेयर्स प्रोसेस। तो रेड बॉक्साइट के अंदर क्या था जी? तो Al2O3.2H2O, और इसका मेजर ये आपका बॉक्साइट का और पार्टिकल का फॉर्मूला है, और प्लस इसमें इसका मेजर इम्प्योरिटी क्या बोले थे हम? इसका मेजर इम्प्योरिटी जो होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड, होता है फेरिक ऑक्साइड, ये आपका मेजर इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो बेयर प्रोसेस हम यूज करते हैं
फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइट और, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि इस बॉक्साइट में इम्प्योरिटी क्या क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है कि रेड बॉक्साइट जो पार्टिकल आप चूज करोगे या आप निकाल लेते हो उसमें क्या होता है, कुछ आपका इम्प्योरिटी होता है, TiO2 होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड ये होता है मेजर इम्प्योरिटी होता है, साथ में होता कुछ SiO2, ठीक है। तो बॉक्साइट के पार्टिकल्स में तो ये हो गया बॉक्साइट पार्टिकल, उसके साथ इम्प्योरिटी क्या क्या है, तो उसके साथ मेन इम्प्योरिटी आपका है TiO2, फेरिक ऑक्साइड और SiO2, ये सब इम्प्योरिटी है तीनों, ठीक है। अब ध्यान देना, जो लेफ्ट में TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड और जो फेरिक ऑक्साइड है ये दोनों क्या मेटल ऑक्साइड है, और आपको पता होता है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो इसको हम बोलेंगे बेसिक इम्प्योरिटी, यानी इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होगा, ठीक है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड को बोला गया है बेसिक इम्प्योरिटी, ठीक है। तो इसको बेसिक बोला गया। सिमिलरली जो SiO2 होता है इसको बोला गया है एसिडिक इम्प्योरिटी। क्या बोला गया है, एसिडिक इम्प्योरिटी, ठीक। अब ध्यान देना, और आपको पता है तो यहाँ पे देखोगे लेफ्ट में टाइटेनियम ऑक्साइड और जो फेरिक ऑक्साइड है उसका नेचर है बेसिक, और राइट में जो है SiO2 उसका नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक है। बीच में जो और का पार्टिकल है एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो पार्टिकल्स है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है एम्फोटरिक। क्या होता है, इसका नेचर होगा एम्फोटरिक। ये आपका एम्फोटरिक और पार्टिकल्स होगा, क्या होगा, ये आपका एम्फोटरिक होगा और पार्टिकल्स, ठीक। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो एसिडिक बेसिक एम्फोटरिक जो बोल रहे हैं इसी का आपको यूज करना है, ठीक है, इसी का आपको यूज करना है, ठीक। जितना बता रहे हैं उस प्रोसेस को अच्छे सुनना है क्योंकि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला बुक में, ठीक है। और क्वेश्चन इसके बीच में से पूछेगा, तो अगर आप प्रोसेस नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे आप ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन चूंकि बीच में से पूछता है तो आपको हर चीज समझना जरूरी है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, क्योंकि इसका यूज पड़ेगा आपको रिएक्शंस में आगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे, हम क्या करते हैं इसमें, हम इसको पास करते हैं NaOH के सॉल्यूशन से। अब ध्यान देना, NaOH का सॉल्यूशन बेसिक एक बेस होता है यानी बेसिक है। तो बेस का काम क्या होता है, तो बेस का काम होता है रिएक्ट करना एसिड से और एम्फोटरिक से, ठीक है। तो आपका जो बेसिक इम्प्योरिटी है, बेसिक इम्प्योरिटी कौन कौन था बच्चे लोग, तो TiO2 था और Fe2O3 था, ये दोनों आपका बेसिक था। तो आपको पता है कि बेसिक इम्प्योरिटी कभी बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, बेसिक इम्प्योरिटी कभी भी बेस से रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब बेसिक कंपोनेंट डू नॉट डिजॉल्व इन बेस, यानी क्या होगा, ये NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये PPT के फॉर्म में बैठेगा, ठीक है। और को पता है कि SiO2 का नेचर एसिडिक होता है, तो SiO2 क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा। सिमिलरली आपका Al2O3 भी क्या होता है, एम्फोटरिक होता है। तो एम्फोटरिक का मतलब क्या होता है कि इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, यानी अल्युमिनियम यानी एल बॉक्साइड और का पार्टिकल में जो अल्युमिनियम मौजूद है वो भी आपके NaOH में क्या हो, डिजॉल्व कर जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया कि आपके पूरे प्रोसेस में जो फेरिक ऑक्साइड और जो TiO2 था ये आपके सिस्टम में डिजॉल्व नहीं करे तो नीचे बैठ जाएगा, डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। और आपका जो अल्युमिनियम था डिजॉल्व करके सोडियम एल्युमिनेट फॉर्म कर चुका है, और जो सिलिका था SiO2 वो भी NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट फॉर्म कर चुका है। ये दोनों सॉल्यूशन में है और ये दोनों क्या हो, नीचे बैठ चुका है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर पूछा हुआ था कि आपका जो इम्प्योरिटी है Fe2O3 और TiO2 वो किस तरह से रिमूव होता है, तो बोलोगे इन फॉर्म ऑफ PPT रिमूव होता है, यानी वाटर इनसॉल्युबल PPT के फॉर्म में ये रिमूव होगा। और बाकी जो दोनों है वो सॉल्यूशन में आ चुका है, बाकी दोनों क्या है, सॉल्यूशन में आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपका जो NaOH है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और आपको पता है कि सिलिका और जो अल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो यहाँ जो दोनों सॉल्ट बनेगा इस सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट था SiO2 और जो Al2O3 जो कंपोनेंट था वो दोनों वीक एसिड की तरह काम करता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसा होता है, बेसिक होगा, ठीक है।
बेसिक होगा, इसका मतलब इन दोनों जो सॉल्ट हम बना चुके हैं यहाँ पे, तो ये जो सॉल्ट है ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। अब इन दोनों में अगर पूछा जाए आपसे कि ज्यादा बेसिक कौन है तो हम बता सकते हैं। तो ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने से क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने से जो आपका आयरन का जो ऑक्साइड है और जो TiO2 जो टाइटेनियम का ऑक्साइड है वो रेसिड्यू के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा, तो अल्युमिनियम और सिलिका आपके फिल्ट्रेट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स बना चुका है। अब ये दोनों बेसिक है, लेकिन ध्यान देना क्योंकि L2O3 अगर हम एसिडिटी कंपेयर करें, अगर हम एसिडिटी कंपेयर करें तो L2O3 एंड SiO2 में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा एसिडिक SiO2 होता है। तो ऐसे अगर SiO2 ज़्यादा एसिडिक होगा तो अगर उसका सॉल्ट क्या होगा, उसका सॉल्ट लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक होगा। तो दोनों दोनों सॉल्ट बेसिक है, लेकिन अगर दोनों का बेसिसिटी हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेसिक होगा अल्युमिनियम का कंपाउंड और उससे हल्का सा कम बेसिक होगा सोडियम का, जो सिलिका का कंपाउंड है सोडियम के साथ। ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट में ज़्यादा बेसिक होता है सोडियम एल्यूमिनेट और लेस बेसिक होता है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपको आपको यहाँ तक क्या हो चुका है, यहाँ तक आपका जो आयरन है वो बाहर जा चुका है। यहाँ तक क्या हो चुका है, जो आयरन है बाहर जा चुका है, टाइटेनियम ऑक्साइड बाहर जा चुका है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, इन फॉर्म ऑफ रेसिड्यू ये बाहर आ चुका है। ठीक, अब ध्यान देना, अब होता क्या है, हमको अल्युमिनियम बाहर निकालना है, हमको बाहर क्या निकालना, अल्युमिनियम को बाहर निकालना है। तो ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको हम अगर न्यूट्रलाइज करेंगे, इस सेटअप को अगर हम न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज करें तो क्या होगा, अल्युमिनियम और सिलिकॉन बाहर निकल सकता है। तो ध्यान ना, अगर हम कोई एसिड है, चूंकि इनका नेचर बेसिक है ना, तो बेसिक बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एसिड डालना पड़ेगा। तो हम एक वीक एसिड चूज करते हैं। वीक एसिड मतलब CO2 गैस। मेरा मोटो क्या है ना, मेरा मोटो है अल्युमिनियम को न्यूट्रलाइज करना ताकि अल्युमिनियम बाहर आ जाए। लेकिन जब अल्युमिनियम न्यूट्रलाइज हो रहा होगा उस टाइम सिलिका का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इसको न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं। तो हमको पता है कि जब भी हम कोई एसिड ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किसका पहले होगा, तो जो ज़्यादा बेसिक है। तो ज़्यादा बेसिक कौन है जी, तो अल्युमिनियम वाला पार्टिकल ज़्यादा बेसिक है। तो अगर कोई एसिड हम डालेंगे तो पहले कौन रेड करेगा, तो पहले रेड करेगा अल्युमिनियम वाला पार्टिकल्स और वो न्यूट्रलाइज होगा। तो हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम CO2 गैस को पास करते हैं। तो CO2 गैस पास करेंगे तो क्या होगा, सिलिका का पार्टिकल यानी सोडियम सिलिकेट और सोडियम अल्युमिनेट में सोडियम अल्युमिनेट का पार्टिकल पहले न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा क्योंकि ज़्यादा बेसिक था। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि मोर बेसिक विल न्यूट्रलाइज फर्स्ट, मोर बेसिक पार्टिकल विल न्यूट्रलाइज फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा, वो पार्टिकल बाहर निकलना चालू होगा, मतलब सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व है वो बाहर निकलना चालू होगा, यानी आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ क्या होगा, आपका जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यानी क्रिस्टल फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आप एक चीज ध्यान देना, एक गौर करने की बात है कि क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए आपको सरफेस चाहिए होता है। एक ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को बता रहे हैं हम कि जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस crystallization process require surface, बिना सरफेस के क्रिस्टलाइजेशन ऑकर नहीं करता है। बहुत इजीली आप समझ सकते हो, आप पढ़े होंगे कि रेन रेन फॉर्मेशन आप पढ़े होंगे, रेन पार्टिकल के लिए, आपका कौन सा पार्टिकल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान देना, आपके एटमॉस्फेयर का जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल ही रेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डस्ट पार्टिकल जो है वो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अगर आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल नहीं होगा तो रेन फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिना सरफेस के
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑकर करता ही नहीं है। किसी भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को ऑकर करने के लिए सरफेस चाहिए। इवन देखना, आप फ्रिज में अगर पानी जमाते हो तो जो जो आइस बॉक्स है, आप गौर करना, आपका जो फ्रिज का जो यानी आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो सरफेस से स्टार्ट होता है। मतलब अगर ये आइस का बॉक्स में देख आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें आप वाटर लेकर रखे हो, वाटर मान लेते हैं, तो आपका जो आइस फॉर्मेशन होगा ना, आइस फॉर्मेशन आउटर यानी सरफेस से स्टार्ट होगा, ये सरफेस से स्टार्ट होगा, फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, मतलब कभी भी बीच से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आउटर लेयर के पास सरफेस है। ठीक है, यानी बाउंड्री पॉइंट पे सरफेस है, वहां से आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। बीच में कोई सरफेस नहीं है, इसलिए वहां से आइस फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो कभी भी ध्यान देना कि किसी भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को अगर सपोर्ट करना है तो बिना सरफेस को ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखो। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि जब आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हो तो क्या होगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ Al2O3 यानी बाहर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ एल अल्मुना, इसको बोलते हैं अल्मीना, Al2O3.X जो का पार्टिकल को हम बाहर से हम ऐड करते हैं, यानी Al2O3 के पार्टिकल को हम बाहर से ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब ये बाहर से जब इसको बोलते हैं सीडिंग प्रोसेस, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ Al2O3 इज एडेड। इससे क्या होगा, इस पार्टिकल के अबाउट, मान लो इसका पार्टिकल जो ऐड किए हैं, ये पार्टिकल का मान लो ऐड किया दिखा रहे हैं हम, इस पार्टिकल के अबाउट जो आपका जो न्यूट्रलाइजेशन जब करोगे इसका, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का जो पार्टिकल बनेगा इसके अबाउट बड़ा हो पाएगा, यानी बड़ा बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। फिर तो इस छोटे से पार्टिकल के अबाउट क्या होगा, ये चूंकि सरफेस प्रोवाइड करेगा, जो स्मॉल पार्टिकल हम ऐड किए हैं, एक ये आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा और बड़ा बड़ा लार्ज साइज का क्रिस्टल को फॉर्म करने में आपको हेल्प करेगा। तो इससे बोला गया कि स्मॉल अमाउंट हम ऐड करते हैं ताकि जो हमको फैसिलिटेट करता है क्रिस्टलाइजेशन या फिर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में। ठीक है, हमको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होता है कि उसके अबाउट क्या होगा, आपका क्रिस्टल फॉर्म करके निकल गया, तो ये आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो बाहर निकल गया, और आपका जो सोडियम सिलिकेट है वो न्यूट्रलाइज तो हुआ नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन में रहेगा। फिर इसको फिल्टर कर लो, फिल्टर करने से क्या होगा, आपका जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बाहर निकल गया और सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन के अंदर रह गया। अब हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड निकाल लिए हैं, इसको हीट करें तो क्या मिलेगा, हमको Al2O3 मिल गया प्योर। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो इम्प्योर यानी जो बॉक्साइड और था उसका इम्प्योरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं और हमको प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है।